नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम रीड के अंतर्गत आने वाली शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने खेल आधारित विधियों का अध्ययन कर लिया है। अब आज हम एक और नई विधि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है व्याख्या या भाषण विधि। आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, पीडीएफ में पिछले प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा उसको। उसमें टेस्ट सीरीज भी 8 दे रखी है, उसको भी नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। तो चलो आज एक नई विधि की शुरुआत करते हैं, व्याख्या या भाषण विधि। अब ये विधि नाम से ही आप जानते हो, व्याख्या करना या भाषण देना। सर्वाधिक प्राचीन विधि इसको कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इसी विधि की तरह पढ़ाया जाता था कि एक शिक्षक कक्षा में गया, अपने टॉपिक से संबंधित बोल दिया, बोल बोल के और अपना काम खत्म हो गया और वापस आ गया। मतलब इसको भाषण विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ की विस्तृत व्याख्या करके चले आते हैं तो एक भाषण का रूप ले लेता है, इसलिए इसको भाषण विधि भी कहते हैं। सर्वाधिक प्रयुक्त एवं प्रचलित विधि, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर्वाधिक प्रयुक्त एवं प्रचलित विधि है क्योंकि हम इसी विधि के द्वारा अधिकतर शिक्षण कार्य कराते हैं। अध्यापक केंद्रित विधि, यह अध्यापक केंद्रित विधि है क्योंकि नाम से स्पष्ट है, शिक्षक कक्षा में जाता है, अपने अपने विषय वस्तु की व्याख्या करता है, व्याख्या करके वापिस चला आता है। इसमें छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं, चुपचाप जो शिक्षक व्याख्या करता है उसको सुनते रहते हैं। इस विधि में अध्यापक विषय सामग्री को विद्यार्थियों के समक्ष भाषण के माध्यम से रखता है और विद्यार्थी उसके सामने बैठकर सुनते रहते हैं, मतलब उसकी निष्क्रिय भूमिका रहती है। इसके विद्यार्थियों की जहाँ निष्क्रिय भूमिका रहती है, इसलिए इस विधि को अमनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। इस विधि में अध्यापक विषय सामग्री को पहले घर पर तैयार करता है, ये गलत हो गया है, तैयार करता है, वह जो कहते हो कक्षा में आकर बोल देता है। पहले क्या करेगा, अपनी विषय वस्तु को अध्यापक है वो तैयारी करेगा और तैयारी करने के बाद वह कक्षा में आएगा और कक्षा में आके जो तैयारी की है वैसे वैसे व्याख्या कक्षा में प्रस्तुत कर देता है। अध्यापक को मुख्य तो 2 कार्य करने होते हैं। एक तो विषय वस्तु का चयन कर तैयारी करना, सबसे पहले तो कौन सी विषय वस्तु पर मुझे पढ़ाना है आज कक्षा में, उसकी तैयारी करेगा और उसके पश्चात कक्षा में विषय वस्तु का भाषण के रूप में वो प्रस्तुतिकरण कर देगा और उसका काम पूरा हो जाएगा। इस विधि में अध्यापक एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, वही विद्यार्थी में भी अच्छे श्रोता, ये श्रोता गलत हो गया है, अच्छे श्रोता के गुण होने चाहिए। श्रोता ऐसे है ना, श्रोता, अच्छे श्रोता के गुण होने चाहिए। साथ ही विद्यार्थी को भाषा व व्याख्यान नोट करते रहना चाहिए, व आवश्यक हो तो प्रश्न भी पूछने चाहिए। यानी एक अध्यापक को अच्छा वक्ता होना चाहिए, क्योंकि तब भी वह व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकता है जब वह अच्छा वक्ता हो। और दूसरा कि विद्यार्थी में भी अच्छे श्रोता के गुण होने चाहिए। अगर वो अच्छा श्रोता होगा तो उस व्याख्यान को वो ग्रहण करना पाएगा। साथ ही जो शिक्षक पढ़ा रहा है उस व्याख्यान को उसको विद्यार्थी को नोट भी करते रहना चाहिए और बीच बीच में अगर वो आवश्यक हो तो प्रश्न पूछते रहेगा तो वो आदान प्रदान होता रहेगा बातों का और वो ठीक रहेगा पढ़ाना। अगर बातें नहीं करेंगे, अकेला शिक्षक ही बोलता रहेगा, बीच में शिक्षक द्वारा भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, छात्रों के द्वारा भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो वन वे शिक्षण हो जाएगा। इसलिए इस विधि को अगर अच्छा बनाना है तो बीच बीच में इंट्रोडक्शन होना आवश्यक है और आपस में प्रश्न पूछना आवश्यक है। इस विधि में ज्ञानात्मक पक्ष पर जोर दिया जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष में बहुत सी बार आपको समझा चुकी हूँ, आप अच्छे से इसको जान सकते हो। अब इसके कुछ सोपान है। देखो, सोपान से प्रश्न आ सकता है कि व्याख्यान विधि का सोपान कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो आप सोपान को जान लीजिएगा। व्याख्यान विधि में किन किन सोपानों के द्वारा अध्ययन कार्य करवाया जाता है। तो सोपान देखो, सबसे पहले विषय वस्तु का निर्धारण। सबसे पहले शिक्षक क्या करेगा कि कक्षा में जो भी पाठ्य सामग्री पढ़ानी है उस विषय वस्तु का वह निर्धारण करेगा कि आज मुझे कक्षा में जाकर ये पढ़ाना है। दूसरा, अध्यापक द्वारा योजना बनाना। अब क्या करेगा, जो विषय वस्तु उसने चुनाव किया उसकी पहले वो क्या करेगा, योजना बनाएगा कि कक्षा में जाके मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, सारी योजना तैयार करेगा जैसे पाठ्य योजना की तरह। उसके पश्चात वो क्या करेगा, कक्षा में जाके उस योजना का प्रस्तुतिकरण करेगा। शिक्षक की प्रस्तुतिकरण जो भी वो योजना बना के आया वो छात्रों के सामने जाकर पढ़ाएगा। फिर पढ़ाने के पश्चात अंतिम में उसका पूरा सारांश एक बार वापस बता देगा कि आज अपने कक्षा में क्या अध्ययन किया, इस तरह से अध्ययन किया और ये मेन बातें थी। और अंतिम में 1 2 3 4 कोई प्रश्न पूछ लेगा जिससे छात्रों का मूल्यांकन हो जाएगा कि पाठ पढ़ाया हुआ समझ में आया या नहीं। जैसे हम योजना के तहत पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं जिसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि छात्रों को समझ में आया या नहीं। तो ये 6 उसके सोपान है। देख लीजिएगा। पहला, विषय वस्तु का
निर्धारण करना, ये गलत हो गया है, 5 सोपान है। दूसरा है अध्यापक द्वारा योजना बनाना, तीसरा है प्रस्तुतिकरण करना, चौथा है सारांश प्रस्तुत करना और पांचवा है मूल्यांकन करना। तो इन 5 सोपानों के आधार पर व्याख्या विधि में शिक्षक एवं शिक्षक कार्य कराता है। अब व्याख्यान विधि के अपन गुण देख लेते हैं कि क्या क्या गुण है इस विधि से पढ़ाने में। इस विधि द्वारा ज्ञान तीव्र गति से दिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि ज्ञान तीव्र गति से कैसे दिया जा सकता है। कक्षा में गए, अपनी व्याख्या प्रस्तुत की और चले आए तो फटाफट सिलेबस हो जाएगा और अपना काम भी फटाफट हो जाएगा। दूसरा, अध्यापक के लिए सुविधाजनक है। अध्यापक के लिए सुविधाजनक क्यों है? क्योंकि कक्षा में आते ही वो भाषण देने लगता है और भाषण पूरा हो जाने के बाद कक्षा से चला जाता है, तो विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं के हल से वो बच जाता है। कि छात्रों को बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं, गए, भाषण दिया और चले आए, तो छात्रों की समस्या को सुनते ही नहीं है। अगर इस विधि को भी रोचक बनाना हो तो आप भाषण दे दो, आप व्याख्यान विधि की तरह पढ़ा दो, उसके बाद छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करो। अगर छात्र इसमें प्रश्न पूछता है तो ये विधि भी बहुत अच्छी बन सकती है और आप भी बीच में छात्रों को प्रश्न पूछ लो तो यह विधि भी रोचक बनाई जा सकती है। इस विधि के द्वारा हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम सरलता से पूर्ण किया जा सकता है। गए, पाठ पढ़ा, पाठ खत्म हुआ, पाठ का सारांश समझा दिया, काम खत्म। तो इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम फटाफट एक दिन में एक पाठ हो सकता है। गए भाई, पाठ को पढ़ लिया, पाठ का मेन अर्थ समझा दिया, इस पाठ में मूल रूप से कहानी के रूप में ये बातें थी, चलो प्रश्न हल कर लो और काम खत्म। तो पाठ्यक्रम फटाफट पूरा हो जाएगा। समय, श्रम व धन की बचत होती है। इसके द्वारा क्या होता है कि समय भी कम लगता है, सिलेबस भी जल्दी पूरा हो जाता है, श्रम भी कम लगता है, बोलना ही है, कोई अन्य चीज़ों का प्रयोग करना नहीं है और इसमें धन तो लगता ही नहीं है। पाठ्य पुस्तक के सहारे आप इसको पढ़ा सकते हो, इसमें समय, धन व श्रम की बचत हो जाती है। इसको अल्पायु विधि कहते हैं। अब अल्पायु विधि क्यों कहते हैं तो मैं बता देती हूँ आपको। अल्पायु विधि इसलिए कहते हैं कि व्याख्यान विधि के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो कुछ समय तक रहता है, उसके बाद छात्र के दिमाग से हट जाता है। क्योंकि मौखिक रूप से बोला हुआ जब तक कोई कार्य लिखित रूप में नहीं किया जाता है तो वह ज्ञान अल्पायु होता है। थोड़े समय तक वो मौखिक रूप से दिया हुआ ज्ञान है वो रहता है, फिर वो चला जाता है, इसलिए इसको अल्पायु विधि कहते हैं। नेक्स्ट है तथ्यात्मक ऐतिहासिक विवेचना है। तो उपयुक्त है, किसी चीज के विवेचना करनी है, इसके लिए विधि उपयुक्त है। क्योंकि व्याख्या कर दो, तथ्य बता दो और काम खत्म हो गया, तो इसके लिए विधि उपयुक्त है। सरल, संक्षिप्त व तीव्र गति से चलने वाली विधि है। एकदम सरल विधि है, संक्षिप्त है और तीव्र गति से चलने वाली विधि है। इससे श्रवण कौशल का विकास होता है छात्रों में। बिल्कुल सुनने की क्षमता का छात्रों में विकास करना है तो यह विधि अति उत्तम मानी जाती है। जीवनी और आत्मकथा पढ़ाने तो उपयोगी है। किसी भी शिक्षा लेखक की जीवनी पढ़ानी है तो ये विधि अति उपयोगी है। क्योंकि जीवनी और आत्मकथा पढ़ाने के लिए कहानी के रूप में छात्रों को सुना दीजिए, छात्र उसको सुन लेंगे और अर्थ ग्रहण कर लेंगे। तार्किक क्रम सरलता से स्थापित किया जा सकता है। कोई भी तर्क प्रस्तुत करना हो तो छात्रों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये थे इसके गुण। अब कुछ दोष देख लेते हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं, गुण और दोष। हर चीज में अच्छाई भी होती है तो बुराई भी निश्चित होती है। अब इसके दोष है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। मैंने पहले आपको बता दिया कि अमनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि छात्र इसमें निष्क्रिय रहते हैं, शिक्षक अकेला ही सक्रिय है। अध्यापक केंद्रित विधि है, अध्यापक ही सारा कार्य करता है, छात्र निष्क्रिय है। स्मृति केंद्रित विधि है, जितना याद रहा उतना बोलो। स्वाध्याय की प्रवृत्ति कम होती है, इसमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति बिल्कुल कम होती है और छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि छोटी कक्षाओं के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती है। उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है क्योंकि उच्च कक्षा में आप बोलते रहो, मेन पॉइंट है वो छात्र उतार सकता है, बल्कि निम्न कक्षाओं के बालकों में इतनी बुद्धि नहीं होती कि आप बोलो वो छात्र उतार ले, इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। यह कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी है? बड़ी कक्षाओं के लिए विधि उपयोगी है। और प्रजातांत्रिक भावना के विपरीत प्रभुत्ववादी विधि ये है क्योंकि इसमें प्रजातांत्रिक भावना होती नहीं है, इसमें स्वयं शिक्षक सब कुछ करता है, इसलिए इसको प्रभुत्ववादी विधि भी कहा जाता है। तो ये तो थी इसकी कमियां। अब आगे देखो, इस विधि के गुण दोषों को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि यदि हिंदी का अध्यापक अपने विषय की अच्छी जानकारी मान लो रखता है और साथ ही आवश्यक शिक्षण सामग्री का भी प्रयोग करता है तो यह व्याख्यान विधि द्वारा ही प्रभावपूर्ण ढंग से अध्यापन कार्य करवा सकता है। यानी आप देखो कि इस विधि को भी अच्छा बनाना है आपको, तो आप क्या करोगे कि आवश्यक शिक्षण सामग्री का बीच में प्रयोग कर लो और छात्रों को उससे प्रश्नोत्तर संवाद करते रहो, तो अब ये विधि भी बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। तो मित्रों, आज समाप्त व्याख्यान विधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कोई बनता नहीं है एग्जाम में, फिर भी
कुछ भी आ जाता है तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि इसको व्याख्या विधि या भाषण विधि कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन विधि है, सर्वाधिक प्रयुक्त व प्रचलित विधि है। मेन बात अध्यापक केंद्रित विधि होती है। इसमें ज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है। छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में रहते हैं और इसके सोपान ध्यान रख विषय वस्तु का निर्धारण करना, अध्यापक द्वारा योजना बनाना, प्रस्तुतिकरण करना, सारांश प्रस्तुत करना और मूल्यांकन करना। इसके गुण देख लिए कि सरल विधि है ना, श्रम कम लगता है, व्यय कम होता है इसमें अध्यापक के लिए सुविधाजनक विधि है। इसमें सिलेबस जल्दी से पूरा कर दिया जाता है। सरल, संक्षिप्त, तीव्र गति से चलने वाली विधि है ना, अल्पायु विधि है। ये जीवनी और आत्मकथा पढ़ाने तो उपयोगी है। श्रवण कौशल का इससे विकास होता है। और दोष इसमें मनोवैज्ञानिक विधि, अध्यापक केंद्रीय विधि, छात्र निष्क्रिय, स्मृति केंद्रीय विधि स्वाध्याय की प्रति कम होती है, छोटी कक्षा के लिए अनुपयुक्त होती है और प्रजातांत्रिक भावना के विपरीत प्रभुत्ववादी विधि इसको माना जाता है। तो आशा करती हूँ आपको ये व्याख्यान विधि अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।